जय हिंद। आज शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है संघीय मंत्रिपरिषद। डियर फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रहे। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, केंद्र सरकार मंत्रालयों में विभाजित होती है, राज्य सरकार विभागों में विभाजित होती है। सारी बातों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो संघीय मंत्रिपरिषद, पहला आज का अपना टॉपिक यही है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या डिफरेंस है। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, इसमें सभी मंत्री आते हैं, सभी मंत्री यानी पीएम सहित मंत्रिपरिषद आए तो मंत्रिपरिषद में टोटल के टोटल मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री, सिर्फ कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद टोटल मंत्री, मंत्रिमंडल ओनली और ओनली कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। कैबिनेट मंत्री में पीएम कैबिनेट होता है, पीएम भी, क्योंकि पीएम को सुपर कैबिनेट माना गया है। प्रधानमंत्री को सुपर कैबिनेट माना गया है। तो मंत्रिपरिषद टोटल मंत्री और मंत्रिमंडल ओनली और ओनली कैबिनेट मंत्री। मंत्रालय जो है केंद्र सरकार के लिए आता है। मंत्रालय और विभाग, ये भी ध्यान रखना है, ये केंद्र सरकार मंत्रालयों में विभाजित होती है। विभाग राज्य सरकार, केंद्र सरकार मंत्रालयों में डिवाइडेशन होती है, जबकि विभाग है वो राज्य सरकार में विभाजित होती है। जब संघीय मंत्रिपरिषद पढ़ने जा रहे हैं तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 ये पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इन अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। फिर बता दूं, मंत्रिपरिषद टोटल मंत्री और मंत्रिमंडल ओनली और ओनली कैबिनेट मंत्री। मंत्रालय ये केंद्र सरकार के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। विभाग ये राज्य सरकार के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। अब हम अनुच्छेद 74 पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया हेड कौन होगा? पीएम होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की ये सहायता करेगा और परामर्श देगा। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 है। ध्यान रखें, किस मंत्री ने क्या परामर्श दिया है, प्रधानमंत्री ने क्या परामर्श दिया है, इस बात का उल्लेख नहीं हो सकता, न ही इस बात को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 74 हो गया। अनुच्छेद 75,
75 एक। जो पीएम है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी पीएम के कहने पर राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्री है इनकी नियुक्ति भी पीएम कहेगा, कहने पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 71 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान ये रखें कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर करता है, अपने आप नहीं करता है। ये अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(2) सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 75(2) कहता है टोटल मिनिस्टर सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक वो चाहे, जब तक वो खुश रहे। यानी वैसे रूल ये होता है किस मंत्री को हटाना है, किसको मंत्री बनाना है, ये काम प्रधानमंत्री कहता है राष्ट्रपति को, क्योंकि प्रधानमंत्री परामर्श देता है और वैसा ही राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है? टोटल मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अनुच्छेद 75(3) यानी 75(3) में ये कहते हैं कि सारे मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सारे मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी डिटेल से बताऊंगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है, लेकिन अनुच्छेद 75(3) कहता है कि सारे मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75(4) कहता है मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। पद व गोपनीयता ध्यान रखें, जो भी मंत्री है वो 2 शपथ लेंगे अपने पद की, यानी संविधान की रक्षा करने की, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की और गोपनीयता की शपथ। तो मंत्रियों की शपथ है वो पद और गोपनीयता की होती है। तो ये अनुच्छेद 74 और 75 जो केंद्रीय मंत्री परिषद मंत्रालय के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 75 अनुच्छेद 4 भागों में बांटा गया है। 75(1) पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। 2 में सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। 3 मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नंबर 4 मंत्रियों को शपथ पद और गोपनीयता की दिलाई जाती है। शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन कौन सी शपथ लेंगे? पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो सारे के सारे मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये अनुच्छेद 74 और 75 हो गया, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित है। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के
प्रकार। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? संविधान में वर्णन नहीं, संविधान में वर्णन नहीं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इस बात का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। फिर भी मंत्रियों को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री होंगे? संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, संविधान चुप है, लेकिन फिर भी मंत्रियों के 3 भाग डिवाइडेशन किए हुए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट के सारे प्रश्न यहां हम पढ़ने जा रहे हैं। कैबिनेट, पहली बात तो ये ध्यान दें, संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द बाद में जोड़ा गया है। तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े मंत्री होते हैं। इन्हें विभागाध्यक्ष कहते हैं, विभागाध्यक्ष। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े मंत्री होते हैं, इन्हें विभागाध्यक्ष कहते हैं। यानी पीएम भी कैबिनेट होता है। पीएम क्या होता है? सुपर कैबिनेट होता है, सुपर कैबिनेट होता है प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े दर्जे के मंत्री होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्षता, कैबिनेट की अध्यक्षता हमेशा पीएम करता है, इनकी अध्यक्षता पीएम करता है। ये संविधान में कैबिनेट शब्द का वर्णन नहीं, कैबिनेट शब्द का वर्णन नहीं है, शब्द का वर्णन नहीं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। उसमें अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया, कैबिनेट जोड़ा गया। तो कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े दर्जे के मंत्री होते हैं, ये विभागों के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री भी सुपर कैबिनेट होता है, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द नहीं था। 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में और अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द जोड़ा। इनकी बैठकें गुप्त होती है, इनकी बैठकें गुप्त होती है और लगभग महीने में इसकी बैठक या हो सकता है साप्ताहिक या महीने में एक से ज्यादा इसकी बैठकें हो जाए। तो ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। दूसरे हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री यानी दूसरे दर्जे के मंत्री, दूसरे दर्जे के मंत्री, कैबिनेट से छोटे, यानी इनके पास स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है, हो सकता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, मंत्री तो राज्य मंत्री है, लेकिन उनको कैबिनेट का प्रभार दिया जा सकता है। जिस राज्य मंत्री को कैबिनेट का प्रभार दिया जाता है उसे कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। ये ध्यान रखें, कैबिनेट की बैठक में बुलाने पर ही जाते हैं, बुलाने पर ही बैठक में जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। चाहे स्वतंत्र प्रभार वाला क्यों न हो, फिर भी कैबिनेट शब्द उनके साथ नहीं जुड़ता है। तो राज्य मंत्री कौन से होते हैं? दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, कैबिनेट से छोटे होते हैं। राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। जिस राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया है, ये मान लीजिए उस विभाग का कैबिनेट नहीं होगा, कैबिनेट का काम वही राज्य मंत्री करेगा। क्या ये बैठक में भाग लेंगे? सिर्फ बुलाने पर ही भाग लेंगे, वरना भाग नहीं लेंगे। और तीसरे हैं
उप मंत्री ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे मंत्री होते हैं, छोटे। इसे कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता, स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता। इसे बैठक में नहीं बुलाया जाता है, कभी भी कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया जाता है। इसे नौसिखिया कहते हैं, नौसिखिया, नौसिखिया या कैबिनेट का भारवाहक जो नए एमपी होते हैं उनको स्टार्टिंग में उप मंत्री का दर्जा देते हैं। इनके साथ साथ संसदीय सचिव भी बनाते हैं। संसदीय सचिव का संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन राजनीतिक कुछ पद देने के लिए संसदीय सचिव भी बनाया जा रहा है। तो ये मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, संविधान में कोई वर्णन नहीं। सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री खुद कैबिनेट ही होता है। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े होते हैं, विभागों के अध्यक्ष होते हैं। संविधान में वर्णन नहीं है, 44वें संशोधन में जोड़ा गया, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। दूसरे मंत्री राज्य मंत्री, इनके पास स्वतंत्र प्रभार हो सकता है। और तीसरे मंत्री उप मंत्री सबसे छोटे होते हैं, इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं हो सकता है। इन्हें कैबिनेट का भार ढोने वाला या नौसिखिया मंत्री भी कहते हैं। इनके साथ साथ संसदीय सचिव बनाने की परंपरा चल रही है, संसदीय सचिव भी बनाए जाते हैं। तो ये मंत्री शब्द है कि मंत्रियों के प्रकार, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही होती है। मैं ये बताना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय आपात लागू होता है, राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352, ये कब लागू होगा? जब कैबिनेट लिखित में सिफारिश करे, लिखित में दे। यानी राष्ट्रीय आपात देश में तभी लागू होगा जब कैबिनेट उसे लिखित में दे देवे। अब देखिए, क्या जो टोटल मंत्री हैं, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसे देते हैं, और तीसरा है इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल। मैं 3 चीज एक साथ बताने जा रहा हूं, सारे मंत्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं। टोटल मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति। ये आपको पहले बता दिया। शपथ जो है, शपथ है वो पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शपथ दिलाता कौन है? शपथ राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। और कार्यकाल अनिश्चित, अनिश्चित, कार्यकाल अनिश्चित है। अनिश्चित शब्द इसलिए आता है कि एक बार मंत्री बन जाए तो कोई निश्चित नहीं है कि वो कब तक रहेगा। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार पहले गिर सकती है और किसी मंत्री को पहले से भी हटाया जा सकता है। अगर सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है तो 5 वर्ष, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर भी एक तरफ 5 वर्ष आ जाए, एक तरफ अनिश्चित आ जाए, तो अपने को अनिश्चित ही करना है, क्योंकि अनिश्चित इनका कार्यकाल माना जाता है। तो सारे मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल अनिश्चित होता है। अगर लोकसभा में बहुमत है तो 5 साल रह सकते हैं। अब देखिए, क्या किसी व्यक्ति को, किसी सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है?
किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी शर्त क्या है? बताओ। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यानी सांसद बनने की पहली योग्यता होनी चाहिए, उम्र 25 से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, किसी मंत्री को बनाया जा सकता है, हाँ मंत्री बनाया जा सकता है, यस। क्या शर्त है? यहां एक शर्त होती है, 6 माह के अंदर, 6 माह में संसद की सदस्यता, संसद का सदस्य हो, यानी किसी व्यक्ति को मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है, जिस दिन वो शपथ ले उस दिन कोई संसद का सदस्य न हो, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर। अब संसद का मतलब मैं एमपी कह रहा हूं, एमपी 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा से भी एमपी बन सकता है और राज्यसभा से भी एमपी बन सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, शर्त क्या है कि 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की सदस्यता ले, चाहे राज्यसभा की सदस्यता ले। अब देखिए उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व आपको पहले बताया था अनुच्छेद 73 में, मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति है और व्यक्तिगत, ये सारी की सारी मंत्रियों के बारे में बात चल रही है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, यानी कार्यपालिका के अध्यक्ष के प्रति, मैं ये बताने जा रहा हूं कि उत्तरदायित्व है, मंत्रियों का उत्तरदायित्व है किसके प्रति है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। इसका मतलब बताने जा रहा हूं, 2 चीज यहां बताने जा रहा हूं। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, अविश्वास हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, अविश्वास का मतलब है सरकार के पास बहुमत में संदेह पैदा होना। अगर सामूहिक रूप से आए तो लोकसभा के प्रति। इसका मतलब क्या है? अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सारे मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर एक मंत्री ने कोई, या जो भी मंत्रियों के निर्णय हैं वो सभी पर लागू होते हैं, टोटल पर लागू होते हैं, ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। व्यक्तिगत मतलब टोटल मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, वो जब तक चाहे तब तक मंत्री रहते हैं। हालांकि ये है कि राष्ट्रपति अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कहेगा, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री बनाता है, उसके कहने पर ही मंत्री बनाता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया और ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया। क्या आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो सबसे ज्यादा टाइम तक मंत्री रहा हो? जगजीवन राम 32 वर्ष तक ये मंत्री रहे, इसका रिकॉर्ड है। सबसे लंबी अवधि तक मंत्री,
सबसे लंबी अवधि तक मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड श्री जगजीवन राम के नाम है, जो मीरा कुमार के फादर, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के फादर थे। वो केंद्र में 32 साल तक मंत्री रहे। उनका कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। एक है, मैं बताऊं, गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास ये राज्य की पहली महिला मंत्री गिरिजा व्यास राज्य की पहली महिला मंत्री है। 1991 में नरसिम्हा सरकार में बनी थी। जो प्रश्न ये आए कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है जो केंद्र सरकार में मंत्री बनी, वो है गिरिजा व्यास, कांग्रेस की थी। गिरिजा व्यास 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके मंत्रालय में उसे शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न है गिरिजा व्यास का। अब देखिए मंत्रियों की संख्या, कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। मंत्रियों की संख्या, अब कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, संविधान में वर्णन नहीं, संविधान में वर्णन नहीं, यानी कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा इस बात का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अब ये मैं बताने जा रहा हूं, 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में मंत्रियों की संख्या 15% से ऊपर न हो, यानी किसकी 15%? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ऊपर न हो। पीएम सहित प्रधानमंत्री भी इसमें आएगा। तो मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? संविधान इस बारे में चुप है, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, उसमें यह कहा गया कि मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या के 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री सहित। यानी लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या है उससे ऊपर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 82 या 83 मंत्री केंद्र में बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या 543 होती है, उनका 15%। इसलिए राजस्थान में 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री, क्योंकि ये विधानसभा है। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, 200 का 15% 30 होगा। तो राजस्थान में कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं? 30 व्यक्ति, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, 200 का 15% कितना होगा? 30। तो कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं? 30 व्यक्ति राजस्थान में बन सकते हैं। केंद्र में क्या नियम है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रियों की टोटल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ऊपर न हो। एक और बता दूं साथ में, 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, उसमें यह कहा गया किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाए तो वो दल बदल भी नहीं होगा। ये दल बदल से शब्द यहाँ प्रावधान एक और है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में बताया गया कि किसी पार्टी के अगर 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो यहाँ दल बदल का नियम उस पर लागू नहीं होगा। दल बदल की यहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो। अब यहाँ एक चीज और बताने जा रहा हूं, 2 संशोधन है। 42वां संशोधन
1976 में किया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 42वें संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श मानने, मंत्रिपरिषद की परामर्श मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श मानने को बाध्य है। 42वां संशोधन 1976 में यह बात कही गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श मानने को बाध्य है, लेकिन 44वें संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार करने के लिए विधेयक भेज सकता है। ये बात दोनों में बताई गई है। 42वां संशोधन क्या कहता है 1976 में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श मानने को बाध्य है। 44वें संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार परामर्श को वापस भेज सकता है। अगर फिर से परामर्श वो दोबारा कर दी तो फिर राष्ट्रपति साइन करने को बाध्य होगा। ये बात यहां पर दोहराई गई है कि राष्ट्रपति एक बार उस परामर्श को वापस लौटा सकता है अगर मंत्रिपरिषद ने ज्यों की त्यों वो परामर्श दोबारा भेज दी तो अब की बार राष्ट्रपति मानने को बाध्य है। ये 44वें संशोधन में ये बात कही गई थी, 44वें संविधान संशोधन में। अच्छा, मंत्रियों पर विधिक उत्तरदायित्व नहीं, विधिक उत्तरदायित्व नहीं। भारत में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति जैसा कहे वैसे मंत्री माने, ये जरूरी नहीं है, इसलिए मंत्रियों पर विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। जबकि ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि वहां पर राजा ने जो कह दिया वैसा ही होगा, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी है। इसलिए भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र और लोकतंत्र है। तो भारत में विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, इस बात का वर्णन किया गया है। अब कुछ विद्वानों ने मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ शब्दावली का प्रयोग किया है। क्या क्या कहा गया है? नंबर 1, रेमजेबियोर ये जाने माने पॉलिटिशियन है। उन्होंने मंत्रिपरिषद को क्या कहा? मंत्रिपरिषद को इन्होंने क्या कहा? स्टीयरिंग व्हील, यानी किसी वाहन के स्टीयरिंग के समान मंत्रिपरिषद होती है। ये बात रेमजेबियोर ने कही कि मंत्रिपरिषद किसी वाहन के स्टीयरिंग के समान होता है। ये बात रेमजेबियोर ने कही थी। फिर है लावेल। मंत्रिपरिषद राजनीतिक वस्तु का राजनीतिक आधार बताया गया है। मंत्रिपरिषद को राजनीतिक आधार। रेमजेबियोर ने कहा मंत्रिपरिषद किसी वाहन के स्टीयरिंग के समान है, तो लावेल ने क्या कहा? मंत्रिपरिषद राजनीतिक आधार माना गया है। मंत्रिपरिषद को राजनीतिक आधार माना गया है। सर जॉन मैरियट तीसरा है, सर
जॉन मैरियट, सर जॉन मैरियट। सर जॉन मैरियट ने मंत्रिपरिषद के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया कि मंत्रिपरिषद वह दूरी है जिसके चारों ओर, यानी कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीनरी घूमती है। यानी इन्होंने क्या कहा, कैबिनेट दूरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीनरी घूमती है, राजनीतिक मशीनरी घूमती है। सर जॉन मैरियट ने कहा कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ग्लैडस्टोन ने सूर्य के समान कहा, ग्लैडस्टोन ने कैबिनेट को सूर्य के समान कहा, सूर्य के समान। ग्लैडस्टोन ने कहा जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही कैबिनेट है, कैबिनेट के चारों ओर अन्य चक्कर लगाते हैं। तो ग्लैडस्टोन ने कैबिनेट को सूर्य के समान बताया और बार्कर ने नीतियों का चुंबक कहा। बार्कर ने क्या कहा, बार्कर नीतियों का चुंबक, नीतियों का चुंबक कहा। और बेजहोर्ट ने क्या कहा, बेजहोर्ट ने कहा कि कैबिनेट हाइफन है। बेजहोर्ट ने हाइफन कहा, हाइफन। तो ये विद्वानों के मत है। मैं एक बार थोड़ा सा ये टॉपिक दोबारा बताने जा रहा हूं कि कैबिनेट शब्द और मंत्रिपरिषद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किस नाम से संबोधित किया। रेमजेबियो ने क्या कहा, रेमजेबियो ने कहा किसी वाहन के स्टीयरिंग के समान कैबिनेट होते हैं। रेमजेबियो ने कहा कैबिनेट किसी वाहन के स्टीयरिंग के समान होते हैं। लावेल ने कहा राजनीतिक दूरी है, मंत्रिपरिषद राजनीतिक दूरी है। और सर जॉन मैरियट ने कहा कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीनरी घूमती है। कैबिनेट को एक दूरी माना जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीनरी घूमती है। और ग्लैडस्टोन ने सूर्य के समान होता है, जिसे जैसे सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही कैबिनेट। और बार्कर ने नीतियों का चुंबक कहा और बेजहोर्ट ने हाइफन कहा। तो कैबिनेट संघीय मंत्रिपरिषद टॉपिक इतना ही है। टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो जरूर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगामी टॉपिक आएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।